ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਵਿਪਨ ਸੁਮਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਵਿਤਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। आज हमारे बीच में ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे लिए इट्स अ प्राउड मोमेंट दैट ऑल इंडिया रेडियो हमारे पास एक इवेंट लेके आए हैं, जिसमें आप सबको मौका मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो का आरजे बनने का, रेडियो जॉकी बनने का। उनके बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो चल रहे हैं और आप ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जानते ही हैं। ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा भारत का रेडियो और टेलीविज़न में, जो कि ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नाम से हम लोग एंजॉय करते आ रहे हैं। और आज ये जो हम इवेंट करने जा रहे हैं, ये हमारे स्कूल का एक इवेंट है, SGFP 1 स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, फिल्म प्रोडक्शन एंड परफॉर्मिंग आर्ट, हम तीनों का ये इवेंट है, जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी बच्चों को मौका मिले अपना स्किल दिखाने का, और जिसमें 3 कंपटीशंस हैं। एक पोइट्री के लिए है, एक स्टोरी टेलिंग के लिए है और एक डेक्लेमेशन के लिए। तो जो भी स्टूडेंट उसमें अपना बेस्ट स्किल ऑफ वॉइस और क्रिएटिविटी दिखाएगा, वो आज का यहाँ से विनर होगा। हम 2 विनर निकालेंगे यहाँ से और सर्टिफिकेट हर बच्चे को मिलेगा पार्टिसिपेशन का। So we are going to start the event. ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। Choose anyone you like. First introduce yourself and a unique number, so that if there are 2 students with the same name, we can distinguish in the later one. First of all, Mr. Abhijit is going to start. Mr. Abhijit, kindly join. नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अभिजीत कुमार। हर लोग मुझे चरकू भरे से जानते हैं यहाँ पे कॉलेज में। तो मैं बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा 2nd ईयर है। मैं स्टोरी को ज़्यादा अभी बताऊँगा नहीं, मैं स्टोरी पे डायरेक्ट आता हूँ। ये स्कूल की बात है। जब मैं स्कूल में था तो मेरे बहुत ही कम दोस्त हैं। मैं हमेशा ना सीनियर को दोस्त बनाता था, हमेशा से। ज़्यादा मेरे सीनियर दोस्त रहते थे। क्लास में मेरी बनती नहीं थी क्योंकि मैं लास्ट बेंचर था और ऊपर से पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। तो कम दोस्त होने के कारण मैं सीनियर से ज़्यादा बात करता था, हमेशा से। तो जब लोगों को पता चला कि मैं डांस वगैरह करता हूँ, देन अलग अलग स्किल्स है, तो मेरे फीमेल्स दोस्त ज़्यादा बन गए सीनियर्स में। तो कुछ एक मेरे अच्छे दोस्त बने जो सीनियर थी, नाम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा। तो एक मेरी दोस्त बनी, उनसे मैं अच्छे से दोस्ती करने लगा, बात करने लगा। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ गई, हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो गई। अब मैं पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाने लगा, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। मेरा मोटो कुछ और था। मैं आर्ट्स का एक बेसिकली स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं साइंस में रुचि दिखाने लगा। अब धीरे धीरे मैं जाने लगा, पढ़ने लगा। अब धीरे धीरे मैं उनका दोस्त बन गया। एक पल ऐसा आया, मैं उनसे दोस्ती करने लगा, वो मुझे पढ़ाने लगी मैथ्स। अब मैं पढ़ने तो लगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो सीनियर थी, तो उनका एक फेयरवेल टाइम आया, तो वो जाने लगी, मैं जा रहा था। उनके फेयरवेल्स के टाइम वो जा रही थी, तब मुझे बुरा लगने लगा। जब वो गई तो मैं 6 महीने तक बहुत पढ़ा, बहुत सोचा कि काश मैं भी उनके लेवल तक पढ़ूं। अब ये क्यों? क्योंकि जब समर वेकेशन हुआ तो अप्रैल का जब पढ़ाई होता है, तो उनके डैड आए ऑफिस में, और ऑफिस में जब थे तो मैं उनको देखा, वो ऑफिस में बता रहे थे प्रिंसिपल को कि मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी बेटी टॉप करेगी। और वो टॉप नहीं की, वो जितने भी हमारे विलेज में सबसे ज़्यादा उनका परसेंटेज था 10 से GPA, वहाँ पे किसी का भी अभी तक आया नहीं था। तो ये मेरे को बहुत ही इंस्पायर किया। मैं धीरे धीरे बात करने की कोशिश की। 1 साल बीत गए, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मैं 11th में गया, देन उनसे बात करने के स्टार्ट किया। देन मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि मैं उनसे अट्रैक्टेड हूँ, लेकिन
वो तो डेडिकेटेड थी अपने फ्यूचर को लेके, कैरियर को लेके। देन मुझे डर लग रहा था कि पूछो या नहीं पूछो। तो एक बार मैं पूछा कि आपको किसी से मतलब लव है क्या, तो वो बोली नहीं। फिर बहुत ही पूछने के बाद उसने एक वर्ड कहा मेरे को, आई बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। जब मैं आंखें खोली थी ना तो अपनी माँ को देखी थी, तो वो ना दिल में लग गई कि बोला कि क्या अच्छे सोच है उनकी। देन उसके बाद मैं धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। एक पल ऐसा आया कि मेरे कुछ होता है ना कि बात करते करते कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती तो हमारी हुई, तो बात होनी बंद हो गई। मैं हमेशा टेक्स्ट करता उनसे बात करने का, तो फिर कोशिश करता वो थोड़ी सी रिप्लाई करती। देन ऐसा लगता ना कि वो मुझे इग्नोर कर रही है, लेकिन मुझे तब तक नहीं पता था क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। लॉकडाउन हुआ तो सब कोई घर में एंजॉय कर रहे थे, सब कोई को फैमिली टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, उन्हें भी मिला। मुझे लगा कि ये वक्त है उनसे बात करने का, वो घर में होंगे, मैं बात करता हूँ। लेकिन नहीं, वो डेडिकेटेड थी अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा से। अब सेकेंड लॉकडाउन जब हुआ तो पता चला कि उनकी मम्मी एक्सपायर कर गई। तो मैं बहुत कोशिश किया उनसे बात करने का, बहुत ज़्यादा कोशिश। इतना कोशिश मैं बता नहीं सकता हूँ कि उनके दोस्त से बात किया जहाँ पे वो पढ़ती थी, नहीं बात कर पाया मैं, बहुत कोशिश किया। उसके बाद ना फिर 15 दिन बाद उनके डैड एक्सपायर कर गए, 2 मम्मी एंड डैड। बहुत कोशिश किया मैं बात करने का उससे बात, बस एक बार सोच रहा था कि एक बार बात कर लूँ, पूछ लूँ मेरी दोस्त कैसी है जिससे मैं बात करता था। क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे बहुत कम दोस्त रहे, स्कूल टाइम में भी एक ही दोस्त थी। तो मैं सोचा कि काश एक बार बात कर लूँ मैं और पूछ लूँ कैसी है तू, लेकिन नहीं बात कर पाया। कुछ दिन बाद उसके दोस्त से बात किया तो मैं उन्हें बताया कि मेरे दोस्त का फादर का देहांत हो गया। तो बोली क्या मजाक कर रहे हो, कुछ दिन पहले तो उनकी मम्मी का हुआ है, ये सब मजाक मेरे से मत करो। देन उन्हें जब पता चला, वो बात की, उसके बाद कंफर्म की, तो वो बोलती है कि जिस दिन वो डेथ किए उस दिन तो वो क्लास लगा रही थी, पढ़ाई कर रही थी। मुझे तब पता चला कि उसके पापा तो चले गए लेकिन कुछ चीज़ रह गया। वो था उनके किया हुआ वादा, जो वादा किए थे कि बेटा तुम्हें कुछ करना है। उसकी मम्मी भी कुछ वादा की होगी कि बेटा ये तुम्हें करना है। वो वादा को लेके अभी जी रही है और वो अपने कैरियर को लेके फोकस्ड है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि पहले मैं एक डेडिकेटेड लड़की को देखता था, अब मैं इंस्पिरेशन को देखता हूँ। वो मेरी इंस्पिरेशन है और मैं उसी के लिए कहने आया हूँ। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी आपकी अभिजीत। आशा करते हैं आपका उनसे बातें चलती रहें, उनसे मिलन हो जाए। सो फॉर आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस वी हैव मिस नेहा। A very good morning to all the jury members and everyone present here. This is Neha Shishodia from the Department of Journalism and Mass Communication. Today, I am going to point out my views and ideas on the topic Skill India, generating opportunities for the next generation. Well, as we all know, back in 2014, when this program was launched, it seemed to be a huge buzz across the country, but slowly we are seeing its decline. A student like me would not be interested in this kind of program because A, as we all know, anything from the government side, except government jobs of course, are not very promising. And B, it is a stigma attached to every Indian mentality that if it does not come from money, it has no value attached to it. And since this program are being run for free across the country, we don't think of it to be much value. Also, as an Indian student and parents, we think that giving money to learn a same skill set that we can learn for free is very much important. Well, I am certainly not here to debate on this topic. I am here to pitch you my idea to run this program and make it a success. Well, the two most important skills that the generation of today needs to learn is marketing skills and technological skills. And why do I say that? It is because a lot of people over here also that I have observed don't know the difference between debit and credit till now.
So I think schools should motivate students to learn about investment, money management, time management, coding and programming instead of teaching them who is the founder of red blood cells. Now you would be asking me, how is this going to help in generating opportunities? As we all know, this program comes under Make in India program, which was launched to motivate people to manufacture products within the country. Knowledge of marketing will help a person to sustain their businesses in the country. Because we know when this program started, a lot many businesses came up, but they did not went successful and they did not sustain in the market over a long period of time. It was because they did not know about the marketing. So marketing will help them better analyze the product, their customers, the environment and how to raise funds and capitals. Now coming to the technological part of it, if we see that technology uses and is much more cheaper than labor intensive techniques. Now you would be asking me, is not this going to unemploy the labor forces? Yes, it is going to unemploy the labor forces, but if we see that India has the maximum number of labor forces and so is the exploitation cases that is being increased with it every day. Skill India program is open for free and so we can teach these labor forces, the current generation labor forces, the young labor forces and the coming generation labor forces, these marketing techniques and then place them in these sectors of the businesses and the company. Because marketing and manufacturing products and sales and pitching of new ideas can only be done by human brain. And the technology part of it, technology was made to do the monotonous work. And so the more the people are in this sector of the businesses, the more it will going to help the business. Not only it will going to help the business, but also increase the standard of living for these labor, decrease the exploitation cases, and increase the economic rate of the country. Now, coming to the current generation, as we all know, COVID played a huge role in taking up people's job. A lot many people are still unemployed. Even when I apply for internships or my friends apply for internships, we are not getting internships also because the two basic required skills are marketing skills and technological skills, which are being taught nowhere. And thus the utilization of the current opportunities also that we have today is not being fully maximized. Well, we live in an era where marketing and technology runs the world. People are clicking pictures of themselves on technological devices, posting on technological apps through marketing strategies and making money out of it. Not only making money out of it, but employing other people with these same relevant skills. So I think, in my opinion, if we implement these two skills and make them mandatory for all to learn, it will also increase the utilization of the current opportunities that we have and also help people open up new businesses that will help increase the employment generation. Thank you. A highly elaborative and effective declamation by you. It was great to hear you. So for our next performance, we have Mr. Robinpreet. Good morning everyone. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार. मेरा नाम है रूबनप्रीत सिंह ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ BPA ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਦ ਨਿਊ ਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਣਾਈਆਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡੱਕੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਾੜ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ. ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੜਦੀ ਤੇ ਅੜਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਦੀ ਨੂੰ. ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੂੜ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧੇ ਜਾਣਾ. ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਔਰਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਹਿੱਕ ਤਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤਰੱਕੀ ਵੇਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਬਲਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਹ ਬਾਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ. ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਬਣ ਦੇਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨ ਬਣ ਦੇਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. A beautiful performance by Mr. Robinpreet. It was great to hear you, seriously. So for next performance, we have Ms. Neha, who will be enlightening us with her beautiful voice in a Hindi poetry. Please welcome the stage.
हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे स्नेहा सिंह, आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन लवली अड्डा। आज हम बात करेंगे एक चटपटी खबरों के बारे में, पर उससे पहले मैं आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो कविता प्रॉपर 3 भागों में बांटा गया है, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा कि हुआ जन्म कुछ इस तरह था, सुंदर से मुखौटे में एक गुड़िया की तरह था, मुस्कान जैसे एक देवी की तरह था, पर पूजा उसे एक श्राप की तरह था। पता है ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उसका जन्म एक लड़की के रूप में हुआ था। लोगों को चाहिए एक लड़का था, पर दुर्भाग्यवश वह हो पाया ना था। माँ बेचारी परेशान थी, लड़की के लिए जान देने के लिए भी तैयार थी। वह जान देने के लिए तैयार थी क्योंकि वह अब हार चुकी थी अपने जिंदगी से, अपने परिवार से और हाँ, अपने पति से, क्योंकि उसने किया गर्भपात 7 बार था और कारण एक लड़की थी। ये तो हो गई जन्म से पहले की कहानी। अब सुनिए जन्म के बाद उसके साथ क्या होता है कि क्या कसूर था उसका, मासूमियत जिसका नाम था। क्या कसूर था उसका, मासूमियत जिसका नाम था, घिरा जिससे ईमान था, हैवानियत उसका नाम था। बेटा कहकर पुकारा था, चॉकलेट से ललचाया था, पापा ने बुलाया है तुझे, यह कहकर बहलाया था। ऐसी हैवानियत घिरी उस पर, सांस लेना भी मुश्किल था। फिर हवस की शिकार हुई वो जिससे वो अनजान थी। आखिर क्या कसूर था उसका, मासूमियत जिसका नाम था। ये तो हो गई, उसके साथ अत्याचार क्या क्या हुआ। अब सुनिए कि उसके अत्याचार के बाद भी वो कैसे आगे बढ़ती है, उसके बारे में सुनिए कि दुनिया वालों ने उसकी कदमों को 1000 बार पीछे खींचा। दुनिया वालों ने उसकी कदमों को 1000 बार खींचा, पर वह हार कहाँ मानने वाली थी। पैरों में तुम बेड़ियां बांधो या बांधो तुम जंजीरें, वो महिला थी फौलादी वाली, कदमे पीछे हटाना कहाँ जानती थी। वो देव सेना से लड़ी वो फिरंगी से, वो महिला थी जनाब, पीछे हटना कहाँ जानती थी। क्या किया जाए, वो महिला ही कुछ ऐसी थी, वो महिला ही कुछ ऐसी थी। वो अंतरिक्ष पर गई वो अंतरिक्ष पर गई जनाब, वो नाजुक है पर वह हार कहाँ मानने वाली थी। जी हाँ, वो कल्पना चावला थी, पीछे हटना कहाँ जानती थी। वो खिलाड़ी थी पर साथ ही साथ एक माँ भी थी। वह मुक्केबाजी की महारानी थी, हार कहाँ मानने वाली थी। जी हाँ, वह मैरी कॉम थी, पीछे हटना कहाँ जानती थी। अब क्या किया जाए, वो महिला ही कुछ ऐसी थी। उसे एसिड से जलाया गया, उसे मौत के घाट उतारा गया, पर वह हार कहाँ मानने वाली थी। जी हाँ, वो लक्ष्मी अग्रवाल थी, पीछे हटना कहाँ जानती थी। अब क्या किया जाए, वो महिला ही कुछ ऐसी थी। धन्यवाद। स्नेहा की हिंदी कविता ने हमें अपनी बहन, अपनी माँ, सबकी याद दिलवा दी और दिल से शब्द नहीं निकल रहे मेरे। इतनी खूबसूरत कविता थी ना ये, मेरा भी मन कर रहा था कि अभी अपनी मम्मी को फोन करूं, मम्मी बहुत याद आ रही है आप। इतनी खूबसूरत कविता थी। बहुत सारा थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस फीलिंग ऑफ द वुमेन्स इन अवर लाइफ, धन्यूशी। थैंक यू सो मच। फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस आई विल गिव दैट इन पंजाबी पोइट्री ऑन द टॉपिक इंडियन वैल्यूज एंड विलेजेस। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मेरा नाम प्रताप है, मैं जिले संगरूर का रहने वाला हाँ। जिले संगरूर का साडा फेमस कि साडा की कसूर जो साडा जिला संगरूर, तो यही कंटिन्यू करते हुए मैं अपनी कविता पेश करने जा रहा हाँ, जिसका नाम है चल पिंड मुड़ चलिए। आशा करता हूँ तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ पसंद आएगी। चल पिंड मुड़ चलिए की रखिया इस शहर विच, खेड़ आईए एक बारी फेर ਉਹ खेत ਨੂੰ लगदी नहर विच। शहर की भजदी भीड़ विच मैनूं पिंड का माहौल चेते आउंदा है। शहर की भजदी भीड़ विच मैनूं पिंड का माहौल चेते आउंदा है। स्कूल के मास्टर नाल कीता वो दस्सी वाला माहौल चेते आउंदा है। चल भी जाइए कणक की फसल वो हिस्से आउंदी जमीन विच, चल खेड़ आईए यारा एक बारी वो खेत नूं लगदी नहर विच। एक गेड़ा सत्थ विच ला आवां, एक गेड़ा सत्थ विच ला आवां, कुछ दिन यारां नाल मोटर ते बह आवां। उडीक दी होनी है बेबे मेरी, उडीक दी होनी है बेबे मेरी, ओदे हत्थों एक बारी फिर रोटी खा आवां। खड़ी होनी है बूहे ते वो भी सिखर दोपहर विच, चल यार पिंड मुड़ चलिए की रखिया इस शहर विच। चल खेड़ आईए एक बारी फिर वो खेत नूं लगदी नहर विच, चल खेड़ आईए एक बारी फिर वो खेत नूं लगदी नहर विच। Thank you so much for that. Now we will continue with another performance by Mr. Sahib. Please join. नमस्कार, मैं आप सबके सामने एक कहानी पेश करना चाहूँगा। मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट में बीए थिएटर का छात्र हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है ऑटो रिक्शा वाले। तो मैं भी आप सबकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, एक छात्र हूँ।
जो कि अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर में एक कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं बस से रोज़ ट्रैवल करता हूँ अपने कॉलेज के लिए सुबह से शाम। और ऐसे ही कुछ शामों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक दिन मैं बस से वापस आ रहा था अपने शहर वापस शाम को छुट्टी के बाद, और तो बस आधे रास्ते उतार रही थी क्योंकि पुल अभी बन रहा था आगे, तो उन्होंने आधे रास्ते उतार दिए। तो उसके बाद 3-4 किलोमीटर का रास्ता होता है जिससे आपको ऑटो से या किसी आपको या तो आप पैदल तय करिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है ऑटो कर लेता हूँ, लेकिन घर वाले मुझे बार बार कहते थे कि ऑटो वगैरह कभी मत किया करो, मतलब सेफ़ नहीं होता, ख़ास करके रात को 7-8 बजे के बाद। तो कोशिश करो कि किसी घर वाले को या किसी रिश्तेदार को फ़ोन कर लो या कुछ कैब वगैरह कर लो, लेकिन ऑटो मत किया करो यार, सेफ़ नहीं होता। तो मेरे दिमाग में ये बात हमेशा घर की होती थी यार ऑटो नहीं करना। तो थोड़ी देर चलने के बाद मुझे लगा नहीं यार मुझे ऑटो करना ही पड़ेगा, इतना मैं चल नहीं सकता। तो मैंने ऑटो कर लिया। तो मैंने ऑटो किया और ऑटो वाला चल रहा था। तो ऑटो वाले ने ना आधे रास्ते रोक कर कहा, अपने एक साथी ऑटो वाले से कुछ बात की और कहा सवारियों को सबको कहा कि आप जाओ उस ऑटो में बैठ जाओ और मुझे 10-10 रुपये दे दो, आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जाके सब दूसरे ऑटो में बैठ गए। तो जब वो जो पीछे वाला ऑटो वाला था वो चले गया, फिर हम दूसरे ऑटो में बैठ गए, वो तो चले गया। तो फिर जो नए ऑटो में बैठे तो वो कहता कि हाँ जी चलें, कहाँ जाना है, सबको पूछा ऐसा वैसा। तो हमने कहा चलो जी। तो फिर वो कहता आपको पैसे देने हैं। तो हम सोच रहे थे ये क्या है, हमने तो उसे पैसे दे दिए। तो बोला नहीं मेरी तो ऐसे, हमने कहा आपसे बात की थी उसने कुछ कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको। तो कहता मुझसे तो ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने तो उसे मना कर दिया। तो बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ यार ये क्या है कि वो 10 रुपये थे, वो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कि हमने इतनी इनोसेंस, इतनी सादगी से उसका विश्वास कर लिया। तो उसका क्या कि ये कुछ नहीं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार घर वाले सही कहते थे, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सब मतलब थोड़े ठग होते हैं और ये ऐसे ही होते हैं लोग, इन पे विश्वास करना सही नहीं है। तो उस दौरान मैं ऑटो वाले को कहता रहा कि वैसे ये बहुत गलत किया आपने। तो ऑटो वाला भी कहता मैं तो मानता हूँ, ऑटो वाला कहता मैं तो मानता हूँ उसने गलत किया है। ऑटो वालों पे तो कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। आपको किसने कहा था ऐसे उससे मान लेने को, आप मुझसे बात करते ऐसे करते। तो फिर मैंने कहा हाँ। वो तो सारे सफ़र के दौरान वो ऑटो वाला उस दूसरे ऑटो वाले की और बाकी सब ऑटो वालों की बुराई करता गया कि ऑटो वाले एक नंबर के ये होते हैं, ठग होते हैं, और कुछ गालियाँ भी देता गया। ठीक है, तो मुझे भी लगा हाँ मैं भी थोड़ा मुंह लटका हुआ था, तो वो मुझसे बातें कर रहा था। फिर जब मैं ऑटो से उतरा तो मैंने अपने जेब से 10 रुपये निकाले और उसको देने के लिए आगे बढ़ाए। तो वो कहता है रहने दे यार, छोड़ दे। तो मैंने सोचा कि नहीं बाजी आप ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं। कहता नहीं यार तू रख। उसको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे लिए 10 रुपये बहुत मैटर करता है कि मैं इतनी देर से रोने की शक्ल में बैठा हूँ और मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ है। तो उसने कहा रख यार, जबकि मुझे 10 रुपये की ज़रूरत नहीं थी, उसे ज़्यादा थी ऑब्वियसली। तो उसके बाद भी लगभग आधा किलोमीटर मेरा घर का रास्ता था। तो के बाद मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि इंसिडेंट से यही मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं सोच रहा था कि यार ये क्या था, मैं तो क्या समझ रहा था। और वो ऑटो वाले ने इतना मतलब अपनी भावना प्रकट करते हुए मुझसे पैसे नहीं लिए, जबकि उसका काम था, उससे 10-10 रुपये उसके लिए कितना मैटर करते हैं। वो 3-4 किलोमीटर मुझे लेकर गया और उसने पैसे नहीं लिए। तो मैं घर आ गया, फिर चलो खाना वाना खाया, सो गया। फिर 1-2 दिन बाद जाता रहा, बीच बीच में ऑटो में कभी जाता था कभी नहीं जाता था। फिर 1 हफ्ते बाद ऐसा ही इंसिडेंट हुआ कि बस ने मुझे कहीं वहीं पीछे उतार दिया और फिर से वही बाकी रास्ता मुझे पैदल या कहीं से तय करना था। तो फिर मैं बड़ा सोच रहा था यार ऑटो करूं या ना करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कर ही लेता हूं। तो फिर मैं ऑटो में बैठा। इस बार मैं थोड़ा चौकन्ना था कि इस बार मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा, अब मैं भी थोड़ा तेज़ रहूँगा, ये मैं बोला वाला नहीं रहूँगा। तो मैंने वो बैठ गया, ठीक है, और मैं अकेला बैठा था। और जैसे ही थोड़ा सा आगे गए एकदम से लोग आना शुरू हुए। 2 आदमी आए, फिर 2 आदमी, और जो भी आदमी आए ना वो ऑटो वाले से बहुत ही ऐसे कैजुअली, एक जैसे उसका पुराना दोस्त हो वैसे बात करना शुरू हो जाए। जैसे होते हैं ना हम पंजाबी, बहुत आराम से, और भी क्या हाल है, ये मुझसे भी पूछते जाएं, ठीक है।
तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, यार ये क्या हो रहा है कि ये एकदम से मिले और सभी का एक जैसा थोड़ा सा स्वभाव था। 4-5 लोग आए और सभी ऐसे बात कर रहे थे ऑटो वाले से जैसे उसके पुराने साथी हों कोई। तो मैं फिर घबराना शुरू हो गया, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में फिर वही बात कि यार ये ऑटो वाले ना बिल्कुल सही बंदे नहीं होते, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे कुछ, मैं पैदल ही चले जाता या किसी घर वाले को फ़ोन कर ही लेता, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मतलब कुछ कर ना डाले। और मैं एकदम सेंटर में बैठा हूँ, इधर उधर सारे लोग बैठे हैं और रास्ते में जा रहा हूँ, मैं हर एक को ध्यान से देख रहा हूँ कि यार ये क्या करेगा, ये कैसा आदमी है, ये कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये सही आदमी निकले, कोई गलत आदमी ना हो। किसी को देख रहा हूँ तो वो ऐसे बाहर लड़कियों को देख के मुस्कुरा रहा है, कोई मुझे देखे जा रहा है, कोई मुझसे बातें किए जा रहा है, भाई कहाँ से हो, क्या हो। मैं बहुत उसमें था, मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और मैं थोड़ा डर रहा था, थोड़ी मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। इतने में अचानक से ना जो हमारा रास्ता था ना वो बिल्कुल सीधा था, 3-4 किलोमीटर सीधा रास्ता था और मेरा स्टॉप आ जाता था। लेकिन एकदम से वो ऑटो वाले ने ना रास्ता घुमा लिया और एक वीरान जगह पे मोड़ लिया। मैं तो, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो एक साथी ऑटो वाले ने, साथी ने जो कि ऑटो में ही बैठा था, पैसेंजर था, पता नहीं पैसेंजर था या नहीं था, उसने पूछा भाई कहाँ लेके जा रहा है। तो वो कहता कि ऐसे किसी दोस्त से कुछ सामान लेना है। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये ऐसे लग रहे थे दोस्त के, इसके साथी हैं और मैं बीच में बैठा हूँ और मैं कोई ये भोला वाला समझ रहे होंगे और कुछ कर देंगे मेरे साथ, और कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। मैंने कहा यार प्लीज़ इस बार, मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा कि भगवान प्लीज़ इस बार बचा ले, आज के बाद कभी इन पर भरोसा नहीं करूँगा। ये ऑटो वाले वाकई एक नंबर के गंदे इंसान होते हैं। उस टाइम मेरे मन में तो कुछ और चल रहा था। तो धीरे धीरे वो गया, उसने 3-4 मोड़ लिए, ऐसे गया और तब तक वो एक एक लम्हा मेरे लिए इतना बड़ा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था यार कि क्या करूं। सोच रहा था कुछ औजार लेके या कोई घर की चाबी लेके या क्या लेके इन पे मार दूं या पेन लेके इनके घुसा दूं, कुछ कर दूं या कुछ करके भाग जाऊं। ऑटो की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, गलियों में जा रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं एकदम जम गया था, मेरे हाथ पाँव भी नहीं चल रहे थे, मेरा दिल बहुत तेज़ी से चल रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहीं रुका और एक आदमी बाहर आया और ऑटो वाले ने कुछ उससे सामान दिया और ठीक है, और वो फटाफट सामान देके ऑटो वाला फिर निकलने को लगा। और निकलते निकलते थोड़ी देर तक फिर भी मेरी सांस बनी रही, लेकिन वो फिर वापस अपने रास्ते पर आ गया। और बाद में मुझे लगा यार कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो फिर एकदम ऐसा हुआ कि मैंने दिमाग में, तो फिर मैं जब घर गया तो मैंने सोचा यार ये क्या है, कि ये वाकई ऑटो वाले हैं कुछ गलत इंसान, या ये मेरे दिमाग में है, ये लोगों का वहम है, या ये एक धारणा है। तो मैंने अपने आप पे बड़ी शर्मिंदगी महसूस की यार ये गलत है। हम बहुत जजमेंटल हो रहे हैं, हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ये धारणाएं हमें नहीं बनानी चाहिए पहले से। हर इंसान होता है, कोई वो किसी एक वर्ग से नहीं होता, और हमें अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से देखना चाहिए कि वो कैसा इंसान हो सकता है, और धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा तजुर्बा। तो धन्यवाद, यही मेरी कहानी थी। आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। जैसे कि टीवी पर बाबा कहा जाता है रात को, सावधान रहे सतर्क रहें। तो आप सबसे यही गुजारिश है, सावधान रहें सतर्क रहें। बट ऑल्सो द मॉरल, नेवर बी जजमेंटल अबाउट समवन। It can be any situation or it can be just the attitude. Never be judgmental, right? So for our next performance, we have Mr. Akib. Kindly join. So नमस्ते, मेरा नाम आकिब हसन है, मैं नेपाल से हूँ और यहाँ मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर्स डिग्री ले रहा हूँ परफॉर्मिंग आर्ट्स में। सो मैं आज एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है, माई ड्रीम इंडिया। तो उसके बारे में मैं अपनी राय रखना चाहूँगा, या मैं कैसे देखता हूँ इस चीज़ को। तो मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया जितना बड़ा देश है और यहाँ पे जितने लोग, जितनी अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट की, पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। और इस कमी के चलते हमारे देश के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमारे देश के लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते। अगर अभी वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लेबर्स और वर्कर्स जितने मेहनती हैं शायद उतने किसी और देश के होंगे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तब कहीं ना कहीं इंडिया के लोग मात खा जाते हैं। बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मेरे ही कुछ अंकल वगैरह जैसे बाहर काम करते हैं, तो अगर मैं एक मैकेनिक का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे अगर उन्हें एक स्क्रू भी कसना है तो वो प्लायर्स लेते हैं
और स्क्रू को कसते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेडिशनल तरीका था और अभी भी है। लेकिन जब वो बाहर गए तब उन्हें पता चला कि जैसे वो 4 स्क्रू कसते में या 20 मिनट लगाते थे, उन्हें वहाँ जाके पता चला कि ऐसी भी मशीनें होती हैं जो 20 स्क्रू की एक बार में कस सकती हैं। सो ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे मतलब ये हमें तो सीखना है, साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इनिशिएटिव लेनी चाहिए। वो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं जहां लोग जाएं और उस फील्ड की सारी प्रॉपर ट्रेनिंग ले और बाहर कैसे काम होता है ये सीखें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम यहाँ के सिस्टम में तो काम कर लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर जाके भी हमें वैसा ही इन्वायरमेंट मिलेगा। इस चीज़ पे मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे चाइना के लोग हैं, उनको बहुत ही लेबोरियस माना जाता है। ये चीज़ चाइना में फॉलो की जा रही है कि वहाँ सरकार बहुत सारी ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं और अपने लेबर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना के वर्कर्स जाते हैं तो उनके साथ जब अमेरिका, इंग्लैंड वहाँ जाके काम करते हैं फिर भी उन्हें दिक्कत आती है। दिक्कतें उन्हें 2 टाइप से आती है। पहला कि उन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता और दूसरा कि वहाँ के लोगों को चाइनीज समझ में नहीं आती। तो वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़, बाहर के लोग डरते हैं। आफ्टर कोविड ये प्रूव भी हो गया कि चाइना के लोग क्या पता चमगादड़ खा ले, खरगोश खा ले, क्या ही खा लेंगे बोल के। लेकिन फिर भी अगर इंडियन आदमी जाता है तो वो फिर भी जुगाड़ कर लेता है। उनको इतना तो पता है, डू दिस, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे ये करना है, डू डैट, इसका मतलब ये करना है। तो मुझे लगता है कि हम यूथ को ही हम जिम्मेदार हैं कि हम जितना हो सके टेक्नोलॉजी को समझें, अपने पेरेंट्स को समझाएं। एक मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा। आज भी मेरे गार्जियन ये फ़ोन पे, गूगल पे इनको नहीं मानते। उनके लिए आज भी पैसे लेने का मतलब जाओ बैंक में लाइन में लगो, 1 घंटा वेस्ट करो और चेक से जो पैसे मिलते हैं वो उसी को मानते हैं। अगर मैं उन्हें ATM पकड़ाता हूँ तो उन्हें डर रहता है कहीं ना कहीं कि कुछ फ्रॉड हो जाएगा या कि कोई और पैसे चोरी कर लेगा। तो बीइंग अ यूथ मैं यही बोलूँगा सबको कि हम जितना हो सके टेक्नोलॉजी को और सीखें, बाहर क्या क्या हो रहा है उसे जानें, तब जाके हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और अगर ये हम सब करने लगे तो एट द एंड इंडिया भी सक्सेसफुल होगा। सो थैंक यू सो मच।